ओके सो अब हम शुरू करने जा रहे हैं यार इस चैप्टर की लास्ट क्लास। दिस इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर 05। इस लास्ट क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। या फिर ये वो क्राइटेरिया होते हैं जिनसे डिसाइड होता है कि कोई मटेरियल क्या मैग्नेट बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा। हम्म, लेकिन ये प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले ना मैं एक बहुत ही तुमको बहुत ही ग्राउंड लेवल पे बताना चाहता हूँ कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक क्यों होता है। मान लो मेरे हाथ में ये प्लास्टिक है, ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, इसके इसके पास कोई भी ऐसी क्षमता या फिर शक्ति नहीं है ये किसी और मटेरियल को अपनी तरफ खींच ले। तो हम बोलते हैं दिस इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन अगर मैं एक प्रॉपर मैग्नेट को ले आऊं, वो मैग्नेटिक मटेरियल उसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दूसरे मटेरियल्स को खींच लेता है। हम्म? फिर कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। जैसे कि तुमने सुना होगा कि अगर कोई आयरन है, ये कुछ मटेरियल है जिनको तुमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद वो मटेरियल भी मैग्नेट्स बन जाते हैं। वो अलग चीज है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे तो उनका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हम परमानेंट मैग्नेट्स भी बना सकते हैं। हमारे पास ऐसे भी कुछ तरीके हैं कि हम परमानेंट मैग्नेटिज्म को क्रिएट कर लें। हम्म? तो हम बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जाके समझते हैं कि कोई भी जो मटेरियल होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों ही शो करता है। तो सबसे पहले अगर तुम्हें किसी भी मटेरियल के बारे में बात करनी है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये उस मटेरियल का न्यूक्लियस है, यहाँ पे तुम्हारे प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे इस तरीके से। ये हमने एटम्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं, ये अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से। और हर ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन की एक वेलोसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरीके से मूव कर रहा है इसके अंदर। अब इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक चार्ज है, इसके पास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। सो इलेक्ट्रॉन अगर एक चार्ज है तो मतलब कि अगर तुम किसी एटम को देखो, ये बीच में न्यूक्लियस होता है जो कि ज्यादा मूव नहीं करता, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर रहे हैं बहुत ही हाई स्पीड के साथ। और ये हमने पढ़ा था, ये जो मूव कर रहा होगा इसके मूव करने का कुछ रेडियस भी होगा, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस। इसको हम ऑर्बिटल रेडियस बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है। और जब ये चार्ज मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर रेडियस में, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कुछ करंट भी फ्लो कर रहा होगा, बिकॉज करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को तो हम करंट बोलते हैं ना। तो मतलब कि यहाँ पे अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो बेसिकली करंट है, करंट फ्लो कर रहा है। हम्म? और ये हमने पिछले चैप्टर में डिराइव किया था कि अगर करंट सर्कुलर लूप में फ्लो कर रहा है या फिर अगर एक चार्ज सर्कुलर लूप में फ्लो कर रहा है तो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है विच इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया, where area is the area of this loop which is formed. Okay, so this is the first thing कि कोई भी अगर एटम है तुम्हारे पास, उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स तो पक्का पक्का होंगी। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर लेगा। मतलब कि ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अपना छोटा सा मैग्नेट बन गया। मैग्नेटिक मोमेंट किसके पास होता है? एक मैग्नेटिक डाइपोल के पास होता है। हम्म? मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है एटम के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, वो अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेट बन गया। हम्म? लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास, एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होगा। फिर उसके बाद अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये सारे मूव कर रहे होंगे अपना अलग अलग डायरेक्शंस में। तो इनका अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। हम्म? और वो जो सारा मैग्नेटिक मोमेंट इकट्ठा बन जाएगा, मतलब उनका वेक्टर सम, उसको हम बोलते हैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज द वेक्टर सम of
individual magnetic moments in an atom. एक एटम के अंदर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स। तुमको ये पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, दूसरे की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, तीसरे की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। इनका अगर हम इकट्ठा वेक्टर सम कर लें तो उसको हम बोलते हैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट। अब प्लास्टिक जो है, मेरे पास अगर कोई प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक में भी तो एटम्स हैं, प्लास्टिक में भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स भी तो रिवॉल्व कर रहे हैं बहुत ज्यादा हाई स्पीड से। उस हाई स्पीड की वजह से इसके अंदर भी बहुत सारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, लेकिन ये मैग्नेटिज्म क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि वो सारे मैग्नेटिज्म्स, सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स आपस में कट गए हैं। अगर तुम ये मानो कि ये है तुम्हारा प्लास्टिक, तो इसके अंदर जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे 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 ऐसे। सो देयर आर इनफाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट बट प्रैक्टिकली इनफाइनाइट, ठीक है, देयर आर अ मिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इन रैंडम डायरेक्शंस, जिसकी वजह से इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो बन जाएगा। दैट इज व्हाई दिस प्लास्टिक इज नॉन मैग्नेटिक। दिस इज जस्ट लाइक, तुम्हारे पास एक कॉपर की तार थी ना, जब कॉपर की तार को किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ अभी कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, ये कनेक्टेड नहीं है, तब भी तो ये कॉपर की तार है, इसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत जोर जोर से वाइब्रेट कर रहे हैं। उन उन वाइब्रेशंस की वजह से कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आनी चाहिए, लेकिन दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सबकी जो वेलोसिटीज है वो आपस में कैंसिल आउट हो जा रही हैं, तो हम बोल देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट करने के बाद ये जो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। जब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, तब हम बोलते हैं करंट फ्लोइंग इज इक्वल टू VENA, जो भी तुमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। मतलब कि जो रैंडम डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, उनकी वजह से उनकी वेलोसिटी रैंडम डायरेक्शन में थी, उनको ठीक करने के लिए हमने लगाया एक बैटरी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जिसकी वजह से दे स्टार्टेड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। अब हम बोल सकते हैं इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, इस तरीके से। Similarly, all these electrons have magnetic moments in different directions. तो तुम ये बोल सकते हो कि जो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट है दैट कम्स आउट टू बी जीरो। द नेट मैग्नेटिक मोमेंट कम्स आउट टू बी जीरो। एक नए पेज पे बनाते हैं इसको। यहां पे तुम ये लगा लो, तुम्हारे पास छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इज m1, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m3, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m4, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m5, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m6, m7, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट है। इन सबका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। है ये एटम के अंदर ही, लेकिन इनका नेट जीरो है क्योंकि सब रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। कोई सर्कुलर लूप इस तरीके से बनाएगा न्यूक्लियस के अराउंड, कोई सर्कुलर लूप इस तरीके से बनाएगा, कोई सर्कुलर लूप इस तरीके से बनाएगा, किसी का रेडियस इतना होगा, किसी का रेडियस इतना होगा, किसी का रेडियस इतना होगा, इतना होगा। बेसिकली सारी परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन को मिला के हम बोलेंगे कि इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। तो इन सारे डाइपोल्स का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने पिछले वाले चैप्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था ताकि ये सारे सीधे हो जाएं, तो इस केस में हम लगाएंगे यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड। हम लगा देंगे इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को लगाने से क्या होगा, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि अगर तुमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल को रख दिया, तो उस पर टॉर्क लगता है ना, टॉर्क लग के वो सीधा हो जाता है ना। मान लो ये तुम्हारा बड़ा नॉर्थ, ये तुम्हारा बड़ा साउथ, इसके अंदर तुमने एक छोटा सा मैग्नेट रख दिया,
नॉर्थ साउथ, तो इस पे एक टॉर्क लगेगा ना इस डायरेक्शन में, टॉर्क लग के ये इस तरीके से बन जाएगा, ओरिएंट कर लेगा अपने आप को साउथ नॉर्थ की तरफ। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है। अगर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेट्स से तुमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क लगेगी, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के हिसाब से। सिमिलरली तुम्हारे मैग्नेटिक डाइपोल्स जो है यहाँ पे छोटे छोटे, वो इस बड़े मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, उन पे टॉर्क लगेगी और वो सारे ओरिएंट हो जाएंगे इस डायरेक्शन में, साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। ठीक है जी। अब जब ये सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स इस तरीके से साउथ नॉर्थ की तरफ ओरिएंट हो गए, तो अब इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। और अगर इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि अब ये मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है, नाउ दिस मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड। हमने इसके साथ क्या कर दिया, हमने इसको मैग्नेटाइज कर दिया। और मैग्नेटाइज करने का तरीका क्या था, हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, जिसकी वजह से ये मैग्नेटाइज हो चुका है। ठीक है जी। ये एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन थी, ये तुम्हें एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैंने तुमको वैसे ही बता दी ये सारी चीजें। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। तुम्हारे जैसे 1s2 होते हैं ना, तो जो दोनों तुम्हारे वो है, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, ओके लेट्स नॉट गो इनटू दिस। जो भी तुम्हारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो ओरिएंटेशन होती है, अगर ऑपोजिट है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके बिल्कुल ऑपोजिट इस तरीके से मूव कर रहा है, तो उनकी दोनों की ओरिएंटेशन बिल्कुल ऑपोजिट होगी, तो जो इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट होगा ना, m1 और m2 दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो ऐसे मटेरियल्स कभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, इन मटेरियल्स को हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये कट चुका है अभी। दीज आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें ये कैंसल आउट नहीं करता, दोनों ऑर्बिटल्स की जो डायरेक्शन होती है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं होती, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैंसल आउट नहीं करते। उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं या तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें जो बेसिकली पढ़ना है, हमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। अच्छा, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यार। हम्म, तो यहां पे अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को क्रिएट करना है, ठीक है, मान लो इसी मटेरियल में तुम एक अलग अलग तुम्हारे पास डाइपोल्स हैं, उनकी अलग अलग डाइपोल मोमेंट है, और ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में फेस कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि रैंडमली घूम रहे हैं सारे डाइपोल्स इधर उधर। हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। मैग्नेटिक फील्ड को लगा के हमने क्या किया, इसको हमने एक मैग्नेट बना दिया। जो बीच वाला मटेरियल था जो रैंडमली हर डायरेक्शन में थे उसके मैग्नेटिक मोमेंट, उसको हमने एक मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि हमने इसको मैग्नेटाइज कर दिया। मैग्नेटाइज करने का तरीका क्या था, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दो ताकि सारे जो डाइपोल्स हैं वो अपने आप को ओरिएंट कर ले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर तुम्हें इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के दो तरीके हैं। ये जो तुम्हारा अभी मैग्नेटिक मोमेंट बन गया, ठीक है, दिस मैग्नेटिक मोमेंट, अगर तुम्हें इसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम क्या करो, ये जो तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है बाहर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको अगर हम बढ़ा दें, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट इसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब एक तो तरीका है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करने का, एक तरीका तो ये है कि जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है इसको स्ट्रॉन्ग लगा दो। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो पूरा का पूरा मटेरियल है ना, इसके टेम्परेचर को तुम कम कर दो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर।
और ये चीज कहां से आई, दैट नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. दिस इज कमिंग फ्रॉम, तुम सोच के देखो, अगर तुमने इस मटेरियल का टेम्परेचर कम कर दिया, तो ये जो सारे छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं जो अलग अलग रैंडम रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, अब टेम्परेचर कम होने की वजह से ये थोड़े से कम रैंडम हो जाएंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा है, उसी वजह से ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट. अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम कर दें तो ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करना कम कर देंगे, और अगर इन्होंने रैंडम डायरेक्शन में मूव करना कम कर दिया तो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ जाएगा. So we can basically say your magnetic moment is directly proportional to B by T. And this is called as Curie's law. So Curie's law states that the net magnetic moment of a material is directly proportional to the magnetic field which is applied and inversely proportional to the temperature of the material. Curie's law ये हमको बताता है कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी मटेरियल का, नेट मैग्नेटिक मोमेंट is directly proportional to the external magnetic field which is applied. अगर बाहर से तुमने कोई external magnetic field लगाई नहीं तो इसका net magnetic moment कितना होता है, 0. अगर तुमने बहुत ज्यादा external field लगा दी तो इसका जो net magnetic moment होगा वो बढ़ जाएगा. मतलब कि जो net magnetic moment है that is directly proportional to the external magnetic field. Okay, and net magnetic moment is inversely proportional to the temperature ऑफ द मटेरियल, क्योंकि अगर टेम्परेचर तुमने कम कर दिया इसकी रैंडमनेस कम हो जाएगी, और अगर इसकी रैंडमनेस कम हो गई देन उसका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा. सो यू कैन से नेट मैग्नेटिक मोमेंट is directly proportional to external magnetic field divided by temperature. Okay, please give me a thumbs up. समझ में आ रहा है? ठीक है जी. हम पढ़ते हैं कुछ मटेरियल्स के बारे में. ठीक है, वैसे तुम्हारे ये सिलेबस में कट चुका है अभी, यू नो. जब हम मैग्नेटाइज करते हैं ना किसी चीज को, तो उसको जब बेसिकली आज की क्लास में ना हम कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे, यू नो, विल स्टडी अबाउट सम न्यू टर्म्स. ओके, हम कुछ नए टर्म्स के बारे में सीखेंगे. सो जब भी हम किसी चीज को मैग्नेटाइज करते हैं तो चार मेन चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. तो इनको हम चारों चीजों को लिख लेते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज मैग्नेटाइजेशन. फर्स्ट थिंग इज मैग्नेटाइजेशन. इसको हम और बोल सकते हैं मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. Okay, so this is the first definition that we will learn today. फिर उसके बाद अगली चीज जो हमारे पास होती है दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी. इन दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, बहुत सारा डिफरेंस है इसमें. जो मैग्नेटाइजेशन होती है या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एम से, कैपिटल एम. ओके, तुम्हारी एनसीईआरटी में इसको एम से डिनोट किया. इसको हम डिनोट करते हैं एच से. और इसमें क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे अभी. फिर उसके बाद हमारे पास अगली चीज होती है जिसको हम बोलते हैं
मैग्नेटिक susceptibility. इसके लिए वी हैव अ सिंबल XM. फिर उसके बाद एक चौथी चीज होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. ठीक है. सो इसको तुम लिख सकते हो खाली म्यू, किसी भी मटेरियल का म्यू. इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. जैसे हमने पढ़ा था ना, म्यू नॉट, दिस वाज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. और अगर हमारे पास कोई भी रैंडम मटेरियल है उसकी परमेबिलिटी कितनी होगी? म्यू एम. दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल एम. तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा? म्यू एम विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू रिलेटिव. ओके. किसी भी मटेरियल की परमेबिलिटी इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल. जैसे हमारे पास होता था ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट, और permittivity of let's say any material is epsilon m. तो इन दोनों के बीच में अगर हमें रिलेशन लिखना है तो हम ये बोल सकते हैं ना, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रिलेटिव परमिटिविटी k. और k को हम कभी कभी लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. सिमिलरली यहां पे हमने क्या किया, permeability of any material is equal to permeability of free space multiplied by permeability of that material relative to free space. Making sense? Please एक बार बता दो. Yeah. So this is मैग्नेटिक परमेबिलिटी. बेसिकली हमने पॉइंट नंबर 4 तो कर लिया डिस्कस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी. इसी तरीके से तुम्हारे ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. पहला होता है मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. दूसरा होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी. तीसरा होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. और चौथी चीज होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी. मतलब कि जो भी तुम्हारे पास मटेरियल होगा ना, लेट्स से कोई भी तुमने मटेरियल उठा लिया रैंडमली, तुमने प्लास्टिक उठा लिया, आयरन उठा लिया, निकल उठा लिया, इन मटेरियल्स के पास ये 4 प्रॉपर्टीज होंगी. मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी होगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी. इन 4 चीजों को देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो सकता है, मतलब कि इसकी मैग्नेटाइजिंग पावर क्या होगी. ठीक है जी. सो दीज आर द 4. एक बार इसको नोट कर लो यार, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, बस हमें इसके बारे में हमें पढ़ना है, एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है जी. तो ये हम 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहली चीज है मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. सो द फर्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटाइजेशन. सो बेसिकली ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये चारों पॉइंट्स पे के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है. बेसिकली हम क्लासिफाई करते हैं उनको पैरामैग्नेटिज्म में या डायामैग्नेटिज्म में या फिर फेरोमैग्नेटिज्म में. लेकिन वो सारी चीजें तुम्हारे सिलेबस से कट चुकी हैं, तो मेरे को इसका श्योर नहीं था कि ये चीज तुम्हारे सिलेबस में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हम इसको कर रहे हैं जस्ट टू बी सेफ साइड. सो मोस्ट मुझे पता नहीं है कि ये वाली चीज कटी है या नहीं. जो लिखा हुआ है कटने वाली चीज वो है
पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म, वो तो लिखा हुआ है कि ये नहीं आएगा, लेकिन इनके बेस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि कोई मटेरियल पैरा होगा या डाई होगा या फेरो होगा। तो ये भी हो सकता है कट गया, हो सकता है नहीं कटा हो, लेकिन हम इसको कर रहे हैं। सो मैग्नेटिज्म, या फिर तुम इसको बोल सकते हो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, intensity of magnetization, I'm sorry. Okay, so what intensity of magnetization is? एक बार दोबारा से हम किसी एटम को लेते हैं, उस एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m3 होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m4 होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m5 होगा। लाइक दिस बहुत सारे हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे। इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, that will be the resultant of individual magnetic moments, या फिर तुम इसको बोल सकते हो नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन लाइक दिस अप टिल mn, जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हो गया नेट मैग्नेटिक मोमेंट। एंड मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज the net magnetic moment per unit volume. So you can say magnetization is net magnetic moment per unit volume. इसे तुम डिनोट करते हो m से ही, and this will be your net magnetic moment per unit volume. Okay, it's a vector quantity because you see this magnetic moment is a vector quantity, net magnetic moment is a vector quantity. So net magnetic moment per unit volume will also be a vector quantity. Okay, next is magnetic moment के dimensions क्या होंगे? First of all, what will be the dimensions of m? तो m की डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें डायमेंशन चाहिए होगा वॉल्यूम का, तो हमको पता है वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। नेट मैग्नेटिक मोमेंट, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? m इज इक्वल टू I इंटू ए, दैट इज करंट इंटू एरिया। तो इसको हम बोल सकते हैं एम्पेयर इंटू एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर कट गया, एम्पेयर इंटू मीटर, या फिर तुम इसको बोल सकते हो करंट इंटू L-1। तो इसके डायमेंशंस हो जाएंगे करंट इंटू L-1, और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? एम्पेयर अपॉन लेंथ। ओके, तो हमने बेसिकली पहला पॉइंट है अभी डिस्कस किया है, दैट व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन। सिमिलरली आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक permeability, and this would be the end of this chapter.